दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 24 मार्च 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज देख रहे हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे कि बिहार में बिजली उपभोक्ताओं को विभाग ने बिजली दर में बढ़ोतरी का झटका दिया है। जी हाँ, यानी कि अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और अपने घर में बिजली इस्तेमाल करते हैं तो अब आपको पहले से ज़्यादा बिजली का रेट चुकाना होगा। जी हाँ, बिजली दर में बढ़ोतरी कर दी गई है। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली दर में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। 1 अप्रैल से बिजली की दरों में 24.10% की बढ़ोतरी कर दी गई है। इसके बाद बिजली 2 रुपये तक प्रति यूनिट महंगी हो जाएगी। बिजली दरों में बढ़ोतरी के बाद 100 यूनिट तक बिजली यूज करने वाले कस्टमर को 150 से 200 रुपये ज़्यादा चुकाने होंगे। जब फिक्स्ड चार्ज भी दोगुना कर दिया गया है। 100 यूनिट से ज़्यादा बिजली का उपयोग करने वाले को 1.67 रुपये प्रति यूनिट ज़्यादा देने होंगे। जब इसमें फिक्स चार्ज जोड़ दिया जाए तो फिर बढ़ोतरी प्रति यूनिट 2 रुपये से ज़्यादा होगी। जब अभी तक ये दर 6 रुपये 95 पैसे प्रति यूनिट थी, जो बढ़ करके अब 8 रुपये 62 पैसे प्रति यूनिट हो जाएगी। हालांकि नई दरें सरकार की तरफ से दी जाने वाली सब्सिडी के आधार पर तय की जाएगी। अभी सरकार प्रति यूनिट 1 रुपये 83 पैसे सब्सिडी देती है। जब बिजली दरों में 24% बढ़ोतरी का फैसला 1 अप्रैल से 31 मार्च 2024 तक लागू रहेगा। बताया जाता है कि अब सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी के आधार पर प्रति यूनिट बिजली की दर तय होगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार सहित पूरे देश भर में आज शुक्रवार यानी कि जुमे के दिन से आज रमजान के पाक महीने की शुरुआत हो गई है। जब मुसलमानों के लिए रमजान इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना होता है। इसे बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। इसमें पूरे महीने रोज़ा रखा जाता है। आपको बता दें कि चांद दिखाई देने के अगले दिन रोज़ा रखा जाता है। जैसे कि कल गुरुवार को पूरे देश भर में चांद दिखाई दिए और आज से रोज़ा शुरू हो चुका है। रमजान के पाक महीने की शुरुआत आज शुक्रवार से हो गई है। इसकी बड़ी वजह है कि बुधवार को रमजान के महीने का चांद नहीं दिखा था। आपको बता दें कि इस्लाम धर्म को मानने वालों के लिए रमजान का पाक महीना काफ़ी पवित्र होता है। इस महीने मुसलमान अल्लाह की इबादत करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि मुसलमानों के ऊपर 5 वक्त का नमाज फर्ज है, लेकिन कई मुसलमान सिर्फ रमजान के महीने में ही नमाज पढ़ते हैं। वे भी रमज़ान के महीने में 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। ये अच्छी बात है। आपको बता दें कि नमाज सिर्फ रमज़ान के महीने में ही नहीं बल्कि पूरे 12 महीने फ़र्ज़ है। लेकिन कुछ लोग रमज़ान के महीने में स्पेशल नमाज पढ़ते हैं, बाकी 11 महीने नहीं पढ़ते हैं। आपको बता दूं कि मस्जिदों में तरावी की नमाज शुरू हो चुकी है। मुसलसल मस्जिदों में गर्मी को देखते हुए रोजेदारों के लिए सुविधा के लिए पंखे कूलर के इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दूं कि सीमांचल मिथिलांचल पूरे बिहार समेत पूरे देश भर के मुसलमान आज के दिन से रमज़ान का रोज़ा रखना शुरू कर दिया है और शाम में इफ्तारी करेंगे। आपको बता दूं कि रमज़ान में रोज़ा खोलते समय खाए जाने वाले भोजन को इफ्तार कहते हैं। काफ़ी लोग खजूर से ही रोज़ा खोलते हैं। बताया जाता है कि रमज़ान में रोज़ा रखने का मकसद लोगों को अल्लाह की इबादत के करीब लाना है। जानकारी के अनुसार इस बार रमज़ान का पहला रोज़ा करीब 13.5 घंटे और आखिरी रोज़ा 14.5 घंटे का होने वाला है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, बक्सर, भोजपुर, सारण समेत 20 जिलों के पानी में आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा पाई गई है, जिससे कैंसर का खतरा बढ़ गया है। खबर के अनुसार पटना के महावीर कैंसर संस्थान और फिर अनुसंधान केंद्र की रिसर्च में ये पाया गया है कि पानी में आर्सेनिक होना गॉल ब्लैडर कैंसर का कारण हो सकता है। इसका असर बिहार के 20 जिलों में सबसे ज़्यादा देखने को मिल सकता है। आपको बता दूं कि एक रिसर्च में पाया गया है कि आर्सेनिक लोगों के शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं के साथ जुड़ जाता है और कई यौगिकों के साथ मिलकर के पित्ताशय की थैली में पत्थरी बनाता है। अगर इसका लंबे समय तक इलाज नहीं हुआ तो फिर यह कैंसर रोग में तब्दील हो जाता है। आपको बता दूं कि जिन जिलों के लोग पित्ताशय की थैली की बीमारी से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं वह हैं पटना, बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, कटिहार, मुंगेर और भागलपुर जिला शामिल है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मैट्रिक रिजल्ट का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में 29 से 31 मार्च के बीच मैट्रिक का रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसको लेकर के बिहार बोर्ड के द्वारा तैयारियां की जा रही है। खबर के अनुसार बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी कर दिया है, वहीं मैट्रिक का रिजल्ट भी जल्द ही जारी करेगा। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा है कि 31 मार्च तक मैट्रिक परीक्षा का परिणाम जारी करने का लक्ष्य है। आपको बता दें कि बिहार बोर्ड लगातार 5 साल से मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट सबसे पहले जारी करता आ रहा है। इस साल भी बोर्ड ने इंटर का रिजल्ट सबसे पहले जारी किया है। मैट्रिक परीक्षा के परीक्षा फल की तैयारी भी अंतिम चरण में है। इसी महीने में 29 से 31 मार्च के बीच मैट्रिक का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। छात्र अपने रिजल्ट को बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.secondary.biharboardonline.com पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा चेक कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार दिवस की पूर्व संध्या पर बिहार एवं देशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। उन्होंने आशा जताई है कि बिहार निरंतर प्रगति और फिर समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ता रहेगा। जी हाँ, बिहारवासी आपसी एकता, भाईचारा, सामाजिक स्मृता एवं सद्भाव बनाए रखेंगे। हम सब मिलकर के बिहार को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे एवं बिहार के गौरव को और आगे बढ़ाएंगे। बिहार दिवस का आयोजन 22 मार्च से 24 मार्च के बीच किया जाएगा। इस मौके पर पटना समेत सभी जिलों में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जहाँ राजधानी पटना में बिहार दिवस के मौके पर जश्न का माहौल है। जहाँ संगीत प्रेमियों के लिए इस खास मौके पर पूरे पटना की हवाओं में जादुई सुरों की गूंज सुनाई दे रही है। जहाँ गांधी मैदान और फिर SK मेमोरियल हॉल में गायकों और संगीतज्ञों की महफिल सजी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के फेमस यूट्यूबर मनीष कश्यप की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। आपको बता दूं कि तमिलनाडु में मजदूरों पर हमले को लेकर के फर्जी वीडियो शेयर किए जाने के मामले में मनीष कश्यप जेल में बंद है। वही यूट्यूबर मनीष कश्यप के समर्थन में बिहार बंद बुलाया गया था, जब बिहार के कई जिलों में इसे लेकर के धरना प्रदर्शन भी किया गया। शेखपुरा में लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया, गिरफ्तारी की मांग की। वहीं मुजफ्फरपुर में भी कई जगहों पर धरना प्रदर्शन किया। मनीष कश्यप पर तमिलनाडु पर का फर्जी वीडियो वायरल करने का आरोप है। रोहतास में भी कई संगठनों ने इसका विरोध किया है। 23 मार्च को मनीष कश्यप की गिरफ्तारी पर बिहार बंद का आह्वान किया गया था। वहीं जो राज्य से बाहर हैं, यानी कि बिहार से बाहर हैं, उन्हें ट्विटर पर चल रहे कैंपेन का समर्थन करने का आग्रह किया है। ट्विटर पर सपोर्ट करके लिखने को कहा गया है कि हम बिहार से बाहर हैं पर बिहार बंद के साथ हैं। इसके साथ ही अपनी तस्वीर के साथ उसे सोशल मीडिया पर शेयर करने को कहा है। मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में बिहारी मजदूर पर हमले का फेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने का आरोप है। दोस्तों बात करेंगे कि हम जब भी कोई क्राइम की बात सुनते हैं तो फिर वहाँ पुलिस का जिक्र जरूर आता है। इसके अलावा अगर हम अपने अपने घरों में चैन की नींद ले पाते हैं तो इसके पीछे भी पुलिस का सबसे बड़ा रोल होता है। आपने भी कभी न कभी पुलिस को ज़रूर देखा होगा और फिर उनसे मिले भी होंगे, लेकिन क्या आपने कभी पुलिस की यूनिफॉर्म को कभी गौर से देखा है? अगर हाँ, तो फिर आपने देखा होगा कि पुलिस वालों के कंधे पर एक रस्सी लगी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर पुलिस की यूनिफॉर्म में वह रस्सी क्यों लगी होती है और उसका क्या काम होता है? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर पुलिस की यूनिफॉर्म में वह रस्सी क्यों लगाई जाती है और उसका क्या काम होता है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि पुलिस की यूनिफॉर्म में लगी ये रस्सी ऐसे ही नहीं लगाई जाती है, इसका अपना ही एक काम होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर पुलिस यूनिफॉर्म में लगी इस रस्सी को क्या कहते हैं? अगर नहीं तो फिर आपको बता दें कि पुलिस यूनिफॉर्म में लगी इस रस्सी को लैंड यार्ड कहा जाता है। इस रस्सी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फिर पाएंगे कि ये रस्सी पुलिस वालों के पॉकेट में जा रही होती है, क्योंकि इस रस्सी के साथ एक सीटी बंधी होती है जो पुलिस वालों की जेब में रखी होती है। दरअसल पुलिस वाले इस सीटी का इस्तेमाल किसी प्रकार की इमरजेंसी पड़ने पर करते हैं। जब किसी पुलिस वालों को इमरजेंसी की स्थिति में किसी गाड़ी को रोकना हो या फिर आपातकालीन स्थिति में अपने किसी सहयोगी पुलिस वालों को कोई संदेश देना हो, तब वे इस सीटी का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शराबबंदी को लेकर के नीतीश सरकार ने नए आंकड़े जारी कर दिए हैं। आंकड़े के मुताबिक शराबबंदी कानून के तहत जनवरी 2023 तक 7,49,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि शराबबंदी कानून के उल्लंघन के मामले में सजा की दर फरवरी 2023 तक 21.98% है और दर्ज मामलों की संख्या 5,63,000 है, जिसमें 1,24,797 मामलों का निस्तारण हो चुका है। वहीं 1,23,792
प्रकरणों में दंड दिया गया है। आपको बता दें कि बिहार में अप्रैल 2016 से पूर्ण शराबबंदी लागू की गई है। हाल ही में बिहार विधानसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए आबकारी मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि शराबबंदी के मामलों में सजा की दर 21.98% है। शराबबंदी संबंधित मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए 74 विशेष अदालतें कार्यरत है। आबकारी मंत्री ने बताया है कि शराबबंदी लागू होने के बाद अब तक 1 करोड़ 54 लाख लीटर अवैध शराब, विदेशी शराब और 96 लाख लीटर अवैध देसी शराब जब्त की जा चुकी है। जब बिहार में शराबबंदी को सख्ती से लागू करने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में बिहार में शराब की तस्करी को रोकने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी को बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले उन्हें बिहार में पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनते ही सम्राट चौधरी फॉर्म में आ गए, जहां उन्होंने गुरुवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि उनके नेतृत्व में बिहार में बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप करेगी। सम्राट चौधरी ने यह भी दावा किया है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। बिहार में जब बिहार भाजपा के नए अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने अहम जिम्मेदारी देने के लिए केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन पर भरोसा जताया है। या इसके लिए वे सभी को धन्यवाद देते हैं। सम्राट चौधरी ने आगे कहा है कि मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि पार्टी को और आगे बढ़ाऊंगा जब बिहार में 2025 में बीजेपी की सरकार बनेगी। साथ ही 2024 में बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटें हम जीतेंगे। ये कहना है बिहार बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गुजरात से जान से मार देने की धमकी दिए जाने की खबर सामने आई है, जहां इस रिपोर्ट के बाद हड़कंप मच गया। जी हां, नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से बेहद कामयाब माने जाते हैं और हाल ही में उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने का फैसला किया। नीतीश की प्रधानमंत्री पद की कथित महत्वाकांक्षा और फिर उनके बगावती तेवर को देखते हुए लोकसभा चुनाव 2024 काफी रोचक माने जा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जान से मारने की धमकी मामले में आरोपी गुजरात से गिरफ्तार कर लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आरोपी को पटना पुलिस ने गुजरात पुलिस की मदद से गुजरात के सूरत से गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को व्हाट्सएप मैसेज भेज करके जान से मार देने की धमकी दी गई थी। जब पुलिस अधिकारियों ने बुधवार को बताया है कि आरोपी अरेस्ट कर लिया गया है। हालांकि उसकी पहचान अभी तक आधिकारिक रूप से उजागर नहीं की गई है। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार आज 111 साल का हो गया है। जब बिहार के स्थापना दिवस के मौके पर पटना के गांधी मैदान में बिहार दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूरे गांधी मैदान को आकर्षित ढंग से सजाया गया। कई विभागों के स्टॉल लगाए गए। आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। इस मौके पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, मंत्री तेज प्रताप यादव, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, मंत्री विजय कुमार चौधरी सहित कई मंत्री और विधायक मौजूद थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साहसी बच्चों को सम्मानित किया। दोस्तों, बात करेंगे कि यूट्यूबर मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के विरोध में कल बिहार बंद का ऐलान किया गया। इस बंद का असर सुबह से कई जिलों से सामने आया। जब मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के विरोध में शेखपुरा के लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 82 को जाम कर दिया और टायर जलाकर के प्रदर्शन किया। मनीष कश्यप के समर्थन और फिर राष्ट्रीय जन पार्टी ने गुरुवार को बंद का आह्वान किया। शेखपुरा जिले के कार्यकर्ताओं और फिर यूट्यूबर के समर्थन में टायर जलाकर के आगजनी की और फिर गाड़ियों के आवागमन को बंद कर दिया। जब प्रदर्शन के कारण बिहार शरीफ से मोकामा जाने वाली सड़कों पर जाम लग गया। राष्ट्रीय जन पार्टी के जिला अध्यक्ष गोपाल सिंह ने बिहार सरकार पर मनीष कश्यप पर दुर्भावना से ग्रसित होकर के गिरफ्तार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की है। लखीसराय के बड़हिया में बाजार बंद का असर नहीं दिखा, जब दुकानें खुले रहे। राष्ट्रीय जन पार्टी के राष्ट्रीय प्रदेश सचिव अमित कुमार के नेतृत्व में दर्जन भर कार्यकर्ता बड़हिया बाजार को बंद करके निकले, लेकिन बाजार बंद का असर नहीं दिखा। दोस्तों, बात करेंगे कि सम्राट चौधरी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की प्रतिक्रिया सामने आई है। जहां राबड़ी देवी ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा है कि बीजेपी को बनिया लोग से मन भर गया है, अब महतो लोग से मन भरना है। आपको बता दूं कि सम्राट चौधरी कुशवाहा जाति से आते हैं और इस जाति के लोगों में महतो प्रमुख टाइटल है। जब बिहार विधान परिषद से बाहर राबड़ी देवी से मीडिया ने जब सम्राट चौधरी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर सवाल पूछा तो फिर उनका जवाब यही थी
जब बाद में राबड़ी देवी ने कहा है कि वह सम्राट चौधरी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रही है। सवाल पूछा गया है कि क्या उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने से 2024 के चुनाव पर कोई असर पड़ेगा। राबड़ी देवी ने कहा है कि सब जनता के ऊपर है। जहां आपको बता दूं कि बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में बड़ा दांव खेल दिया है। बीजेपी ने सम्राट चौधरी को पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। उन्हें संजय जायसवाल की जगह प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। जब इससे पहले सम्राट चौधरी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे थे। जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सम्राट चौधरी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया है। कुशवाहा जाति से आने वाले सम्राट चौधरी बीजेपी के फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। तो दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में जमीन की मापी की समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति के 30 दिनों में निश्चित रूप से माफी कर दी जाएगी। साथ ही मापी की रिपोर्ट आवेदक को उपलब्ध करा दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन को ऑनलाइन और फिर ऑफलाइन आवेदक को ऑफलाइन मापी रिपोर्ट उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इससे आम लोगों को अपनी जमीन की मापी के लिए अंचल जाने की अनिवार्यता खत्म हो गई है। जी हाँ, अब घर बैठे किसान या फिर रैयत ऑनलाइन आवेदन देकर के जमीन की मापी करा पाएंगे। या साथ ही भूमि मापी के लिए यानी कि जमीन मापी के लिए तत्काल बुकिंग की व्यवस्था भी की गई है। इसका शुल्क भी सामान्य मापी से अधिक रखा गया है। इस मापी के लिए अधिकतम 10 कार्य दिवस निर्धारित किया गया है। 20 मार्च को गजट प्रकाशन के साथ ही ये सुविधा पूरे बिहार में लागू कर दी गई है। नई व्यवस्था में शहरी और फिर ग्रामीण क्षेत्र के लिए मापी की अलग दर निर्धारित की गई है। शहरी क्षेत्र यानी कि नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम के लिए प्रति खेसरा 1000 रुपये दर निर्धारित किया गया है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रति खेसरा मापी की दर 500 रुपये निर्धारित की गई है। जब अब एक साथ 4 खेसरा की मापी कराई जा सकेगी। जब तत्कालीन मापी के शहरी क्षेत्र के लिए इसका शुल्क सामान्य से 2 गुना यानी कि 2000 रुपये और फिर ग्रामीण क्षेत्र के लिए 1000 रुपये प्रति प्लॉट रखा गया है। दोस्तों बात करेंगे कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को मोदी सरनेम वाले केस में सूरत सेशन कोर्ट ने गुरुवार को दोषी करार दिया। जब कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद 2 मिनट के भीतर राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना दी। हालांकि कोर्ट ने सजा पर 30 दिन की रोक लगाते हुए उन्हें तुरंत जमानत भी दे दी है। राहुल गांधी को आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत दोषी करार दिया गया है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 2019 में कर्नाटक में एक रैली में बयान दिया था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। इस बयान के खिलाफ सूरत कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज किया गया था। चुनावी रैली के दौरान मोदी सरनेम को लेकर के बीजेपी के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी पर मानहानि का दावा किया ठोका था। जब कोर्ट ने इस मामले में सभी दलीलें सुनने के बाद 17 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया था। राहुल गांधी ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा है कि मैं राजकीय नेता हूं और इस नाते से भ्रष्टाचार का खुलासा करने के लिए मैंने ये बयान दिया था। मैंने जो कहा वह मेरा फर्ज था। जब मैंने हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई है। मेरा इरादा कभी गलत या फिर किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। जब हमें दया नहीं चाहिए। इसके बाद राहुल गांधी ने अपने बयान पर माफ़ी मांगने से मना कर दिया है। दोस्तों बात करेंगे कि आकांक्षी जिलों में बिहार के 3 जिलों खगड़िया के साथ साथ शेखपुरा पूर्णिया ने शानदार प्रदर्शन किया है। जहां खगड़िया ने ओवरऑल पूरे देश में सबसे शानदार काम किया है, वहीं अन्य जिलों में शिक्षा और फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन किया है। इनके कार्यों को केंद्र सरकार ने भी सराहा है। जहां अब उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में पड़ोसी झारखंड के 3 जिलों ने भी अच्छा काम किया है। जहां हाल ही में नीति आयोग द्वारा देश भर के जिलों की जनवरी 2023 की चैंपियन ऑफ रेंज की डेल्टा रैंकिंग जारी की गई है। इसमें बिहार के आकांक्षी जिलों का जलवा रहा है। देश में ओवरऑल परफॉर्मेंस में खगड़िया जिला का पहला स्थान मिला है। इनमें तमाम सेक्टरों में बेहतर कार्य किया है। विकास के हर सेक्टर में इसने अन्य जिलों को पीछे छोड़ दिया है। उधर शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले देश के आकांक्षी जिलों के श्रेष्ठ 5 जिलों में शेखपुरा पहले स्थान पर रहा, जबकि इस कैटेगरी में पूर्णिया दूसरे स्थान पर है। इस तरीके से स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले बेहतर जिलों की के पहले स्थान पर खगड़िया जिला ही है। दोस्तों बात करेंगे कि देश में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले लाखों छात्र छात्राओं का IAS बनने का सपना होता है। हर साल संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा के लिए लाखों की संख्या में प्रतिभागी तैयारी करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही प्रतिभागी IAS की कुर्सी तक पहुंच पाते हैं।
सिविल सेवा की परीक्षा बेहद ही कठिन होती है। वहीं भारत में खास तौर पर लड़कियों को जल्द ही शादी के बंधन में बांध दिया जाता है। ऐसे में घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ अन्य प्रतिभागियों को हराने के लिए सिविल सेवा को क्रैक करना और भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन लड़कियां हर चुनौतियों का मजबूती से सामना कर लेती है। इसी तरीके से आईएएस पुष्पलता की कहानी सभी सिविल सेवा के प्रतिभागियों और फिर गृहिणियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आईएएस पुष्पलता ने अपनी शादी के बाद सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू की। वह एक 2 साल की बेटी की मां भी है। अपनी सभी जिम्मेदारियों को उठाते हुए पुष्पलता एक सफल आईएएस अधिकारी बनी है। आईएएस अधिकारी पुष्पलता मूल रूप से हरियाणा के रेवाड़ी के खुशबुरा गांव की रहने वाली है। उन्हें बैचलर ऑफ साइंस में ग्रेजुएशन की है। इसके बाद उन्होंने एमबीए की पढ़ाई पूरी की है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि निजी क्षेत्र में काम करते हुए उन्हें महसूस हुआ कि वह अपनी पूरी क्षमताओं का इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, इसलिए उन्होंने आईएएस बनने का फैसला किया। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में टॉपर घोटाले के बाद अब सर्टिफिकेट घोटाले का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां डाक विभाग में नियुक्त होने आए 11 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये सभी फर्जी सर्टिफिकेट के सहारे डाकघर में जीडीएस पद पर बहाल होने आए थे। मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद उन्हें सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए मुजफ्फरपुर डाकघर में बुलाया गया था, जहां इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। जब यहां पहुंचे एक अभ्यर्थी के अंग्रेजी में 100 में 98 नंबर थे, लेकिन उसे इंग्लिश की स्पेलिंग नहीं आती थी। झारखंड बोर्ड के सर्टिफिकेट के साथ आए एक कैंडिडेट को 500 में 491 नंबर मिला था। हैरान कर देने वाली बात यह है कि अभ्यर्थी जिस झारखंड बोर्ड का मैट्रिक सर्टिफिकेट लेकर के आया था, उस वर्ष झारखंड बोर्ड के 2020 में टॉपर को वहां 500 में 490 अंक ही मिला था, जबकि उसी साल के सर्टिफिकेट में अभ्यर्थी को 491 नंबर थे। दोस्तों, बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के विकास के लिए सबका सहयोग मांगा है। उन्होंने कहा है कि हम सब मिलकर के रहेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से आग्रह किया है कि पार्टी से ऊपर उठ करके बिहार के विकास के लिए हम सबको काम करना है। जब बिहार दिवस के मौके पर पटना के गांधी मैदान में आयोजित राजकीय समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार आगे बढ़ रहा है, लेकिन देश की चाल से अभी भी बहुत पीछे है। देश की प्रति व्यक्ति आय करीब 1.5 लाख रुपए है, जबकि बिहार में प्रति व्यक्ति आय करीब अभी भी 50,000 के आसपास है। उन्होंने कहा है कि ये फासला लगभग 3 गुना है और इसे खत्म करने के लिए बिहार को विशेष दर्जे की जरूरत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार एक ऐतिहासिक जगह है, इसका इतिहास गौरवशाली है। बिहार ने देश और दुनिया को बहुत कुछ दिया है। बिहार धर्मों का उद्गम स्थल रहा है। ये बुद्ध के ज्ञान की भूमि है, ये महावीर की जन्मभूमि है, ये गुरु गोविंद सिंह की भी जन्मस्थली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार सूफी संतों की भी जमीन है। उन्होंने मनेर शरीफ और बिहार शरीफ का जिक्र करते हुए कहा है कि बिहार में हर धर्म और संप्रदाय के लिए हमेशा जगह रहा है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आपस में मिल करके रहिए, शांति बना करके रहिए। कुछ लोग दंगा फसाद कराएंगे, उनका तो काम ही है वही, लेकिन हमें एकजुट रहना होगा। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में सरकारी नौकरी पाने के लिए संघर्ष कर रहे लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में 45,000 से अधिक पदों पर भर्तियां होने वाली है। जी हां, इस संबंध में बिहार लोक सेवा आयोग एक नोटिफिकेशन जारी किया है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने 53 तरह की भर्तियों को लेकर के अहम जानकारी दी है। बिहार लोक सेवा आयोग ने अपना नया भर्ती कैलेंडर जारी करते हुए बताया है कि कौन सी भर्ती की क्या स्थिति, परीक्षा कब हो गई है, तो रिजल्ट कब आएगा आदि, ये सभी डिटेल बीपीएससी के परीक्षा कैलेंडर में जारी किया गया है। बीपीएससी के नए परीक्षा कैलेंडर में 53 तरह की भर्तियों के स्टेटस की जानकारी दी गई है। इसके तहत 45,892 पदों पर भर्तियां होनी हैं। बीपीएससी के कैलेंडर के अनुसार 155 खाली पड़े पदों पर भर्ती के लिए 32वीं न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा 4 जून 2023 को होगी। दोस्तों, बात करते हैं कि आपने सुना है कि दूध देने वाली एटीएम भी हो सकता है। जी हाँ, बिहार के एक किसान ने भागलपुर में मोबाइल मिल्क एटीएम चालू किया है। कृषि मेला में विनय कुमार का मोबाइल मिल्क एटीएम खूब चर्चा में रहा। जिस जिले के विनय बताते हैं कि शुरुआत में उन्होंने एक छोटी सी दुकान में मिल्क एटीएम की शुरुआत की, लेकिन दूध की खपत अधिक होने पर उन्होंने कृषि मेले में अपने नए मोबाइल मिल्क एटीएम को प्रदर्शित किया है। जब उन्होंने कहा है कि पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर 1 महीने का ऑफर रखा है, जब पहले 100 कस्टमर को 50 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से दूध देंगे। विनय बताते हैं कि पूर्व में वे इंश्योरेंस कंपनी में मैनेजर पद पर कार्यरत थे।
नौकरी छोड़ने के बाद शुरुआत में उन्होंने 1 साल तक कई कामों पर रिसर्च की, जहां आत्मा भागलपुर द्वारा स्टार्टअप की ट्रेनिंग ली, 35 अन्य किसान समूह को जोड़ा। ये मोबाइल मिल्क एटीएम भागलपुर शहर के सभी मोहल्लों में निश्चित समय पर दूध देने पहुंचेगा। जब विनय बताते हैं कि मोबाइल मिल्क एटीएम स्टार्टअप प्रोग्राम है, यह सरकार द्वारा इसमें कोई सहायता नहीं दी गई है। विनय बताते हैं कि मिल्क एटीएम का आइडिया टीवी से आया, उसके बाद सबौर कृषि महाविद्यालय में ट्रेनिंग लेकर के मिल्क एटीएम खोला। जब हमारे मिल्क एटीएम के माध्यम से लोगों के बीच विश्वसनीयता जगी है। दोस्तों, बात करते हैं कि पटना सहित पूरे बिहार में अब स्वाइन फ्लू ने तेजी से पैर पसारना शुरू कर दिया है। 10 दिनों में स्वाइन फ्लू के 10 मरीज मिल चुके हैं। मंगलवार को एक साथ 7 मरीज स्वाइन फ्लू के मिले हैं। इसके अलावा राजधानी में कोरोना के भी 2 मरीज मिले हैं। स्वाइन फ्लू के संक्रमित मरीजों में 8 माह का बच्चा और फिर 85 वर्ष के वृद्ध भी है। जब सबसे अधिक 5 मरीज पटना जिले के हैं, जिनमें बख्तियारपुर के 85 वर्षीय वृद्ध, फतुहा के 46 वर्षीय पुरुष और 17 वर्षीय किशोरी, अशोकनगर के 50 वर्षीय पुरुष और फिर संपतचक की 19 वर्षीय महिला शामिल है। इसके अलावा नालंदा का 8 माह का बच्चा और बक्सर के 36 वर्षीय युवक स्वाइन फ्लू से संक्रमित पाए गए हैं। इस सीजन में 24 घंटे में सबसे अधिक मरीज मंगलवार को ही मिले हैं, जहां इससे पहले सबसे अधिक 2 मरीज सर्वाधिक मिले थे। दोस्तों, बात करते हैं कि तमिलनाडु में बिहार प्रवासियों पर हमले के फर्जी वीडियो शेयर करने के मामले में मनीष कश्यप की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मनीष कश्यप के साथी को गिरफ्तार किया है। जब मनीष कश्यप के साथी को गिरफ्तार किया गया है, जब नागेश कश्यप जो मनीष कश्यप के साथी हैं, उन पर आरोप है कि वे सोशल मीडिया पर मनीष कश्यप के लिए बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार कर रहा था। जब बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू ने बुधवार को यूट्यूबर मनीष कश्यप के एक दोस्त नागेश कश्यप को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि तमिलनाडु में बिहार प्रवासियों पर हमले के फर्जी वीडियो शेयर करने में नागेश की अहम भूमिका थी। आर्थिक अपराध इकाई की माने तो नागेश कश्यप मनीष कश्यप का पुराना एसोसिएट है। जब पटना में कश्मीरी लोगों के साथ मारपीट की घटना में नागेश कश्यप जेल जा चुके हैं। फुलवारी में एनआरसी दंगे में भी नागेश कश्यप जेल गया था। आरोपित की पहचान नागेश कश्यप के रूप में हुई है। तमिलनाडु फर्जी वीडियो मामले में मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के बाद नागेश कश्यप सोशल मीडिया पर भी बड़े पैमाने पर उसके लिए प्रचार कर रहा था। दोस्तों, बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर चुकी है। जब पार्टी ने सपा के साथ गठबंधन के सभी संकेत दिए हैं। जहां ऐसे में जेडीयू 2024 के चुनाव से पहले यूपी में अपने संगठन को नए तरीके से धार देने की कवायद कर रही है। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उत्तर प्रदेश से आने वाले दिग्गज नेता केसी त्यागी की जगह बाहुबली नेता धनंजय सिंह को जगह दी गई है। धनंजय सिंह को राष्ट्रीय महासचिव बनाकर के जेडीयू ने यूपी के पूर्वांचल को साधने के लिए बड़ा सियासी दांव चला है। जदयू की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 22 नेताओं को महासचिव बनाया गया है, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव रहे केसी त्यागी को जगह नहीं मिल सकी है। उत्तर प्रदेश से आने वाले केसी त्यागी लंबे वक्त से नीतीश कुमार के साथ हैं और फिर पार्टी संगठन में अलग पदों पर रह चुके हैं। जी हाँ, त्यागी जदयू में शरद यादव से लेकर के नीतीश कुमार, आरसीपी सिंह और फिर ललन सिंह की टीम में महासचिव रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी जगह पर जौनपुर से सांसद रहे बाहुबली नेता धनंजय सिंह को राष्ट्रीय महासचिव का जिम्मा सौंपा गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सजा बढ़ाने से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जहां चारा घोटाले से जुड़ी देवघर कोषागार मामले में सीबीआई की तरफ से कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका पर जस्टिस एसएन प्रसाद और फिर एस चंद्र की खंडपीठ ने सुनवाई की। कोर्ट ने सीबीआई से ये जानना चाहा कि इससे जुड़े मामले में अब बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की अपील लंबित है, तब खंडपीठ में सुनवाई कैसे हो सकती है। या कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई से जवाब मांगा है। वहीं लालू के वकील ने कोर्ट को बताया है कि इस मामले में अपील अभी एकल पीठ में लंबित है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी। आपको बता दें कि देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद को 3.5 साल की सज़ा सुनाई थी, जिसके बाद सीबीआई ने हाईकोर्ट से सज़ा बढ़ाए जाने की मांग रखी थी। इसी मामले में बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां बिस्किट फैक्ट्री में आग लग गई, जिस वजह से कर्मियों और फिर मजदूरों में अफरा तफरी मच गई। जहां सभी जान बचाने को फैक्ट्री से बाहर सड़क पर निकल गए। मौजूद कर्मियों ने आग बुझाने की कोशिश की। साथ ही पुलिस और अग्निशमन विभाग को खबर दी गई। मौके पर पहुंचकर की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
दोस्तों बात करते हैं कि बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से सरसों और फिर गेहूं की फसल को भारी नुकसान हुआ, जिसके चलते सरसों के तेल के दाम में तेजी आ सकती है। सरसों की फसल को दिसंबर जनवरी में तेज सर्दी से 30% तक का नुकसान हुआ है। यह किसान अभी सरसों की फसल के नुकसान से उबरा भी नहीं था कि बारिश और ओलावृष्टि ने एक बार फिर से चिंता को बढ़ा दी है। वर्षा और फिर खराब मौसम के चलते सरसों के दाम 100 से 250 रुपये तक बढ़ गए हैं। माना जा रहा है कि मंडियों में अचानक आवक कम होने के कारण दाम बढ़े हैं। मौसम का ये बदला मिजाज देश के ज़्यादातर राज्यों में देखा जा रहा है। कई जिलों में 4 दिनों से रुक रुक करके हल्की सी तेज बारिश चल रही थी। इस बीच मंगलवार देर शाम जिले के पश्चिमी क्षेत्र में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई। इस बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों का सबसे ज़्यादा नुकसान किया है। सरसों की कटी फसल भीग जाने के कारण किसान फसल को मंडियों में बेचने के लिए भी नहीं ले रहे हैं। सीजन में आवक के अचानक कम होने के कारण सरसों के दाम बढ़ गए हैं। किसानों का कहना है कि सरसों की फसल पक करके तैयार है। बारिश की वजह से सरसों के दाने खेत में गिर गए हैं। बारिश की वजह से आम के बोर्ड में फफूंदी लगने का डर है। जब गेहूं, आलू, दलहनी और तिलहनी फसलों के साथ सब्जियों की फसलें भी बर्बाद हुई है। जाहिर है इसका असर सिर्फ किसानों पर ही नहीं पड़ेगा, इस नुकसान का असर आम जनता की जेब पर भी पड़ सकता है। फसलों के नुकसान होने से इसकी सप्लाई मंडियों में घट सकती है। अगर ऐसा हुआ तो फिर सब्जियों के साथ कई चीज़ें महंगी हो सकती है, जिसका असर आपकी जेब पर भी पड़ना तय है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जातीय आधारित गणना का दूसरा चरण 15 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। इस चरण में सारी जानकारी देने के बाद परिवार के प्रमुख शपथ लेंगे कि उनके द्वारा दी गई सारी जानकारियां सही है। इस दौरान गणना करने वाले लोगों से 17 सवाल पूछे जाएंगे। जातीय आधारित गणना का कार्य वही प्रगणक करेंगे जिन्होंने पहले चरण में घरों और बसावटों की गिनती करके मकानों पर संख्या अंकित की है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार अपने आप में एक इतिहास है। जब भगवान बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति हुई, साथ ही गुरु नानक देव यहाँ आए थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थली बिहारी है। बिहार में किसी भी विचार और धर्म के लोग क्यों ना हो, हर कोई बिहार दिवस को धूमधाम से के साथ मनाता है। जब पटना में आयोजित बिहार दिवस कार्यक्रम के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि पहले एक बार इस मंच से बिहार को विशिष्ट राज्य का दर्जा की मांग की है। पटना में आयोजित बिहार दिवस कार्यक्रम के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर से मंच से बिहार को विशिष्ट राज्य का दर्जा देने की मांग की है। साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार को विशिष्ट राज्य का दर्जा मिलेगा तो बिहार और आगे बढ़ेगा, इसलिए इसकी मांग हम करते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि अब तक विशिष्ट राज्य का दर्जा नहीं मिला है, यदि मिल जाता तो फिर बिहार और तेजी से आगे बढ़ेगा। 1934 में जातीय आधारित गणना नहीं हुई है, जब केंद्र ही नहीं कराने को तैयार हुआ है। यदि राज्य सरकार चाहे तो फिर कराएं। इसके बाद हम जातीय आधारित गणना करा रहे हैं। आर्थिक सर्वेक्षण जब होगा तो फिर जो पिछड़े हैं उनके लिए योजना बनाएंगे। मीडिया पर किसी और का कब्जा हो गया है, इसे नियंत्रित किए गए हैं। हम सब काम करते हैं तो फिर ये लोग नहीं मानते हैं कि ये कोई काम नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि आप बिहार के इतिहास को जानिए। जब पटना में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर म्यूजियम बना है, जब पटना म्यूजियम और बिहार म्यूजियम को अंडरग्राउंड वे बन रहा है। अमीर राज्यों में इंटरनेशनल म्यूजियम नहीं बन सका। उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने तय किया है कि पंचायती राज संस्थानों में 50% का आरक्षण दिया। जब लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए पोशाक योजना, प्रोत्साहन राशि, साइकिल दी। जब पुलिस में 35% का आरक्षण दिया। बिहार में 29,000 से अधिक महिलाएं भर्ती हुई। देश भर में किसी अन्य राज्यों में इतनी संख्या नहीं है। जब महिलाओं के स्वयं सहायता ग्रुप बनाए। जीविका बिहार में ही देश में इसे नाम आजीविका दी गई है। पक्की नाली, गली, क्रेडिट कार्ड योजना, कौशल विकास जैसी योजना दी है। एक एक चीज बढ़ा रहे हैं, ये कहना है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार अपने आप में ही खास है। बिहार के लोग इस दिन को बहुत ही अच्छे तरीके से मनाते हैं। इसके अलावा उन्होंने महापुरुषों का जिक्र करते हुए लालू प्रसाद और नीतीश कुमार का भी नाम दिया है। साथ ही बता दिया है कि कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर, वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह, मद्य निषेध मंत्री सुनील सिंह तो मौजूद थे। साथ ही बीजेपी एमएलसी और फिर पूर्व मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन भी उपस्थित रहे। दोस्तों बात करेंगे कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी को गुरुवार को बड़ा झटका लगा है, जब गुजरात के सूरत की जिला अदालत ने 2019 में दायर एक आपराधिक मानहानि केस में राहुल गांधी दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई। इसके बाद राजद नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव उनके समर्थन में उतर गए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बीजेपी ने राहुल गांधी को घिनौने षड्यंत्र में फंसाया है। तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी के समर्थन में ट्वीट किया है। ट्विटर पर उन्होंने लिखा है कि चक्रव्यूह रच करके विपक्षी नेताओं पर ईडी, आईटी, सीबीआई से दबिश कराओ।
या फिर भी बात ना बने तो फिर घिनौने षड्यंत्र के अंतर्गत विभिन्न शहरों में आधारहीन मुकदमे करवाओ ताकि हेडलाइन मैनेजमेंट में कोई कोर कसर ना रह पाए। ये संविधान, लोकतंत्र, राजनीतिक और फिर देश के लिए अति गंभीर चिंता का विषय है। तेजस्वी यादव भले ही राहुल गांधी के समर्थन में उतरे, लेकिन बिहार में उनके साथ सरकार चला रहे नीतीश कुमार और उनकी पार्टी चुप है। जेडीयू ने अब तक राहुल गांधी को सजा पर अब तक कोई भी टिप्पणी नहीं की है। ना तो नीतीश कुमार ने कोई प्रतिक्रिया दी है और न ही उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का कोई बयान सामने आया है। आपको बता दें कि मोदी सरनेम को लेकर के 2019 में कर्नाटक में दिए गए बयान पर राहुल गांधी की सूरत की अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है। राहुल गांधी ने कर्नाटक में बयान देते हुए कहा था कि सभी 4 चोरों का नाम मोदी ही क्यों होता है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद हंगामा शुरू हुआ और कोर्ट में याचिका दायर की गई। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस ये तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।